Student, in this lecture we will study the respiratory balance sheet. What is the respiratory balance sheet? Respiratory balance sheet is the sheet where is the ATP is formed during the process of respiration. कि रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, और ये ATP बनाता है। और ये कैसे इसके अंदर ATP बनाता है ये हमने इसमें स्टडी करना है। अब देखो, एक ग्लूकोज या 36 या 30 ATP बनाता है, ये डिपेंड्स किस पे करता है, टाइप ऑफ सेल पे। एक आपकी कौन सी होती है, प्रोकैरियोटिक सेल, एक होती है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में 38 ATP बनते हैं, बट यूकैरियोटिक सेल में 36 बनते हैं। ऐसा क्यों है? 36 ATP जो यूकैरियोट्स में बनते हैं वो भी कुछ सेल में ही बनते हैं, और कुछ सेल जैसे आपकी मसल सेल्स हो गई, उनके अंदर ये कितने ATP बनाता है, 36 ATP बनाता है। ATP 36 क्यों बनते हैं? जो ग्लाइकोलिसिस में NADPH बनता है वो साइटोप्लाज्मा में बनता है। साइटोप्लाज्मा में इसमें ATP बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में जाना पड़ता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म क्या करते हैं, रोल प्ले। दैट विल बी डिस्कस्ड लेटर ऑन। अब देखो, जो रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट है ये कहता है कि जितने ATP बनते हैं वो कुछ अजम्पशंस में बनते हैं। ये अजम्पशंस हैं क्या? सबसे पहले जितने ये हमारे स्टेप चलते हैं, कौन से, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ETC। सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस होती है, वो एक स्टेप क्या बनाती है, सबस्ट्रेट बनाती है, वो क्रेब्स साइकिल में यूज हो जाता है। क्रेब्स साइकिल के जो प्रोडक्ट्स हैं और ग्लाइकोलिसिस के वो ETC में यूज हो जाते हैं। यानी कि ये स्टेप कैसे प्रोसीड होते हैं, सिक्वेंशियल और ऑर्डर मैनर में, यानी वन आफ्टर द अनदर। ये इसका फर्स्ट क्या रहता है, अंजम्पशन रहता है कि क्या जितने भी ये तीनों स्टेप है सिक्वेंशियल होने चाहिए, ऑर्डरली पाथवे होने चाहिए, और इसमें वन सबस्ट्रेट फॉर्मिंग क्या करता है नेक्स्ट विद ग्लाइकोलिसिस, TCA साइकिल, ETS, और ये पाथवे वन आफ्टर अनदर। सेकंड मैंने आपको बताया क्या, जो NADH बनता है ग्लाइकोलिसिस से वो ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रोकैरियोट्स में तो कोई माइटोकॉन्ड्रिया होते नहीं, इसीलिए उसको ट्रांसपोर्ट की नीड नहीं है, बट यूकैरियोट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल ऑर्गेनेली, इसीलिए इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए 2 ATP की क्या रहती है, नीड। इसीलिए यूकैरियोट्स में 2 ATP क्या बनते हैं, कम। थर्ड, ये क्या कहता है, जितने भी इंटरमीडिएट्स बनते हैं इन पाथवेज में वो यूटिलाइज नहीं होने चाहिए टू फॉर्म अदर कंपाउंड। यानी कि जो इंटरमीडिएट्स बने, जैसे मैलिक एसिड बन गया, सक्सिनाइल कोए है, आपको बताया था, ये सारे पार्यूवेट है, वो आगे जाके कुछ और बनाते हैं। इनका कोई भी इंटरमीडिएट इसमें यूज नहीं होना चाहिए, तो भी ये आपको पता है इतने ATP नहीं बनाएगा। और जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट सिर्फ ग्लूकोज होना चाहिए, कोई और नहीं होना चाहिए। और ये आपका क्या होता है, फोर्थ आपका क्या होता है, अजम्पशन। फर्स्ट ऑर्डरली सीक्वेंस, सेकंड आपको बताया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ NADH, थर्ड आपको बताया नन ऑफ द इंटरमीडिएट बी यूज्ड इन अदर बायोकेमिकल प्रोसेस, और ओनली रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज द ग्लूकोज। अब देखो, ये एजम्पशन क्यों नहीं वैलिड होते, क्यों नहीं होते? देखो, हमारी बॉडी में ये पाथवे वन आफ्टर अनदर नहीं चलते, यानी सीक्वेंस ऑर्डर में। और ये कैसे वर्क करते हैं, दे वर्क साइमल्टेनियसली। कैसे काम करते हैं ये हमारी बॉडी में, वर्क साइमल्टेनियसली। सेकंड क्या होता है, जो सबस्ट्रेट बनता है उसमें कहा था कि क्या सबस्ट्रेट जो बनते हैं उनको हमें क्या, इंटरमीडिएट्स को यूज नहीं करना, बट हमारी बॉडी अपने नीड के अकॉर्डिंग सबस्ट्रेट को क्या कर लेती है, एंटर कर लेती है पाथवे में, और उसको क्या करवा लेती है, विड्रॉ करवा लेती है। यानी सबस्ट्रेट टेंड टू एंटर एंड विड्रॉ फ्रॉम द पाथवे वेन एवर रिक्वायर्ड। सेकेंड के बाद थर्ड जो पॉइंट आता है, यूटिलाइजेशन ऑफ ATP एट द टाइम ऑफ नीड। जब हमें नीड है तो हमारे बॉडी में ATP क्या हो जाते हैं, यूटिलाइज। फिर इसके बाद आता है कि जो हमारे एंजाइम्स है, रेट ऑफ एंजाइम्स, वो कंट्रोल्ड किससे होते हैं, बाय मल्टीपल मीन्स। रेट ऑफ एंजाइम एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल मीन्स। इसी की वजह से ये अंजम्पशन हमारे यहाँ वैलिड कंप्लीट नहीं होते, वैलिड नहीं हो पाते इन रीजन्स की वजह से। इसीलिए हमें अपने सिस्टम को
बहुत अच्छा बनाने के लिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंटली काम करें, एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करें और स्टोर करें, हमें क्या करनी चाहिए, हमें इन एक्सरसाइज को करना चाहिए। येट इन स्पाइट ऑफ दीज रीजन्स इट इज नेसेसरी टू डू दिस एक्सरसाइज in order to appreciate the beauty and efficiency of the living system in extracting and storing of energy। अब देखो हम क्या स्टडी कर रहे हैं, कैसे कौन कौन से ऐसे मैकेनिज्म हैं जो हेल्प कर रहे हैं आपके एटीपी बनाने में। सबसे पहले देखो ये फ्लो डायग्राम आपको नज़र आ रहा है, इसमें देखो पहले आपका क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, साइटोसोल में। अब ये ग्लाइकोलिसिस से दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फेट रिलेशन से डायरेक्ट क्या बनती है, एटीपी। सेकंड ये क्या बनाता है, रिड्यूस कोएंजाइम जिसका नाम है NADH। ये NADH आपको पता है जो पार्टिसिपेट करेगा वो कहाँ पार्टिसिपेट करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाने के लिए इसको कहाँ एंटर करना पड़ेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। सेकंड देखो जो आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन है, इसका सेकंड स्टेप क्रेब्स साइकिल है, और थर्ड कौन सा है, ETS या ETC। क्रेब्स साइकिल में भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होती है, आपको पता है इनसे कितने ATP बनते हैं, दोनों से 2 ATP बनते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से। ये कैसे होते हैं, डायरेक्टली बनते हैं। ये आपके फर्दर ETC से नहीं बन रहे, बट ETC से जो बनते हैं वो कौन बनाते हैं, रिड्यूस कोएंजाइम। क्रेब्स साइकिल में 2 बनते हैं रिड्यूस कोएंजाइम, एक NADH और एक FADH2। और ये दोनों जब बनते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया की कहाँ हो रही होती है, रिएक्शन मैट्रिक्स में हो रही होती है। क्रेब्स साइकिल जो होता है वो किस में होता है, मैट्रिक्स में होता है। बट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो लाई करती है वो कहाँ लाई करती है, इनर मेम्ब्रेन में। कहाँ लाई करती है, इनर मेम्ब्रेन में। क्रेब्स साइकिल आपको बताया वो कहाँ होता है, मैट्रिक्स में। यानी ये वाले NADH और FADH एंटर कर जाते हैं ETC में, और जिसकी वजह से क्या होता है आपको पता है, एनर्जी रिलीज हो जाती है जो एक पंप बनाता है, और इस पंप को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट पंप। और ये प्रोटॉन ग्रेडियंट जब आपका डेवलप हो जाता है तो वो ATP बनाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, जो लास्ट स्टेप होता है किसका, ETC का। ठीक है, ETC तो वाटर बनाती है, फिर ऑक्सीजन की हेल्प से ये क्या बनाती है, ATP। अब देखो हम मैकेनिज्म कर रहे हैं कौन सा, कि कैसे NADH जो साइटोसोल में बना है वो मैट्रिक्स में जाता है। मैट्रिक्स में जाने के लिए 2 मैकेनिज्म रोल प्ले करते हैं, किसके अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर। जैसे हमारे मसल और ब्रेन में, मसल और ब्रेन में हमारे एक शटल सिस्टम प्रेजेंट होता है जो इस NADH को ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ, ये NADH को ट्रांसपोर्ट करेगा साइटोप्लाज्मा से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। इसे हम बोलते हैं ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। क्या बोलते हैं इसको, मसल और ब्रेन में इसे हम क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल शटल फॉस्फेट शटल सिस्टम बोलते हैं। सेकंड जो हमारा होता है कौन सा, लीवर, हार्ट और किडनी में इसे मैलेट और एस्पार्टेट शटल बोलते हैं। ये क्वेश्चन नीट पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कितने शटल मैकेनिज्म काम करते हैं यूकैरियोट्स में, ये काम करते हैं 2, मसल और ब्रेन, जिसका नाम है ग्लिसरॉल फॉस्फेट, या इसे बोलते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, क्योंकि आपको पता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ये दोनों एक दूसरे के आपको पता है क्या होते हैं, आइसोमर होते हैं। तो इसीलिए डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट दैट इज द DHAP, ये दोनों नाम होते हैं ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल के। देखो जब ये NADH यहाँ से ट्रांसपोर्ट होती है तो उस केस के अंदर 2 NADH 4 ATP बनाती है। नॉर्मल केस में कितना बनाना चाहिए, 3 ATP। यहाँ पे 2 ATP क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, तो 36 ATP बनते हैं। यानी यूकैरियोट्स के मसल में और ब्रेन में 36 ATP बनते हैं, 38 नहीं बनते। बट लीवर, किडनी, हार्ट ये सबसे ज़्यादा बिजी ऑर्गन है। इसमें जो शटल काम करता है उसे माल्टेट और एस्पार्टेट शटल बोलते हैं। माल्टेट और दूसरा मैंने कौन सा बताया, एस्पार्टेट। इसमें 2 NADH आगे जाके जो ATP बनाता है वो कितने बनाता है, 6 ATP बनाता है। यहाँ 3 नहीं लिखना, यहाँ कितने लिखने हैं, 6 ATP बनाता है। यानी एक NADH यहाँ कितने बना रहा है, 3। बट ग्लिसरॉल फॉस्फेट में एक NADH 2 बना रहा है, 2 कितने बना रहे हैं, 4।
इसीलिए मसल, लीवर, किडनी, यहाँ हमारे कितने एटीपी की फॉर्मेशन होती है, 38 एटीपी की क्या होती है फॉर्मेशन। अब देखो ये मैकेनिज्म डायग्रामेटिकली यहाँ शो किया गया है। कैसे? सबसे पहले आप यहाँ देखो, ये क्या है, ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज आपको पता है किस प्रोसेस में जाती है, ग्लाइकोलिसिस में। जब ये ग्लाइकोलिसिस में जाती है तो आपको पता है सबसे पहले ये जो प्रोडक्ट बनाती है वो पायरूवेट बनाती है। क्या बनाती है? पायरूवेट। और इस केस के अंदर आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से जो बनते हैं नेट कितने बनते हैं, 2 एटीपी बनते हैं। साथ में यहाँ फॉर्मेशन होती है 2NADH की, और ये 2NADH अब एंटर कर जाते हैं किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में। किसकी हेल्प से? मैकेनिज्म जो बता चुकी हूँ, एक आपका कौन सा था, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट मैकेनिज्म शटल, और दूसरा इसी का ही नाम आपको क्या बताया था, ग्लिसरॉल फॉस्फेट। हो गया। यही वाला पायरूवेट आगे जाके क्रैब साइकिल में एंटर करता है। पहले वो क्या करता है, लिंक रिएक्शन बनाता है। जो लिंक रिएक्शन होती है उसे ऑक्सीडेटिव क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन, जिससे फॉर्मेशन यहाँ होती थी आपकी किसकी, एसिटाइल कोए की। किसकी होती थी? एसिटाइल, ठीक है, एसिटाइल कोए। और ये एसिटाइल कोए आपका किस में जाता है, क्रैब साइकिल में। और जब इसकी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है, लिंक रिएक्शन, वहाँ कितने फॉर्मेशन होती थी, 2NADH की होती थी। जब क्रैब साइकिल जाते थे, क्रैब साइकिल में आपको पता है 6NADH की होती है, और 2 किसकी होती है, FADH की, और 2 इसमें किसकी होती है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन की। अब ये सारे रिड्यूस कोएंजाइम का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीडेशन कैसे होगा, कैसे होता है ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और ये फिर स्टेप वाइज प्रोसेस में जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इस डाउन हिल जर्नी से एनर्जी क्या होती है, रिलीज, और लास्ट में 4th कॉम्प्लेक्स में जाके हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन और ये आपस में कंबाइन होकर वाटर की क्या करते हैं, फॉर्मेशन। किसकी फॉर्मेशन करते हैं, वाटर की। और यही वाटर जब बन जाता है तो प्रोटॉन ग्रेडियंट को डेवलप करता है, जिससे फॉर्मेशन किसकी हो जाती है, एटीपी की। इस तरह से यदि हम देखें बैलेंस शीट, कि इस बैलेंस शीट आपकी ये वाली है, ग्लाइकोलिसिस है। रिड्यूस कोएंजाइम इसमें कितने बनते हैं, 2 बनते हैं। 2 बनते हैं तो 2 आपको पता आगे जाके कितने बनाएगा, 6 ATP बनाएगा। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से कितने ATP बनते हैं, 2 ATP बनते हैं, यानी टोटल आपके कितने ATP हो गए, 8 ATP हो गए। सेकेंड इसमें क्या है, एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन आपका क्या, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, इसे ऑक्सीडेटिव क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन या लिंक रिएक्शन। इसमें 2NADH बनते हैं, 6 ATP बनते हैं, और डायरेक्ट कोई भी ATP की फॉर्मेशन नहीं होती, तो 6 ATP बन गई। क्रैब साइकिल से 6 आपके क्या बनते हैं, NADH2। Na तो आपको पता है एक NAD3 बनाता है, तो टोटल ATP आपके कितने हो गए, 18। और FADH2 कितने बनाता है, 2, तो 2 होते हैं, तो टोटल कितने बन जाते हैं, 4 ATP। और इसमें डायरेक्ट फॉस्फोरिलेशन से भी कितने बनते हैं, 2 ATP। यानी टोटल ATP के जो क्रैब साइकिल सिर्फ लिंक रिएक्शन को छोड़ के कितने बनते हैं, 24 ATP बनते हैं। और ग्लाइकोलिसिस में कितने बनते हैं, 8 ATP बनते हैं। लिंक रिएक्शन से कितने बनते हैं, 6। और इस तरह से हमारे ये लीवर, हार्ट, किडनी में 38 ATP की क्या हो जाती है, फॉर्मेशन। अब देखो हमने कहा कि जो ये एनर्जी रिलीज हो रही है वो स्टेप वाइज प्रोसेस में हो रही है, कॉन्टिन्यूस एनर्जी रिलीज नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, वट इज द बेनिफिट एंड यूटिलाइज ऑफ द स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन। स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन रिलीज करता है एनर्जी को, रिलीज ऑफ एनर्जी इज इजीली ट्रैप्ड इन ATP फॉर्मेशन। यानी स्टेप वाइज से जो एनर्जी रिलीज हो जाती है उसको यूज कर लेते हैं हम ATP फॉर्मेशन से। सेकेंड, इसमें कोई भी वेस्टेज ऑफ एनर्जी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। इंटरमीडिएट जो फॉर्म्स होते हैं वो अदर बायोकेमिकल्स बनाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। हर स्टेप को रेस्पिरेशन जो कंट्रोल्ड होता है किसे, बाय इट्स ओन एंजाइम, यानी 10 स्टेप है, 10 को डिफरेंट एंजाइम्स ग्लाइकोलिसिस में क्या करते हैं, कंट्रोल। इसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज नहीं करता। मान लो इतने पैकेट्स ऑफ एनर्जी आपकी बॉडी में एक साथ बन जाएं तो क्या होगा, तो आपका बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो जाएगा और आपको ऐसी कंडीशन हो जाएगी जैसे क्या हो गया, फीवर हो गया। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, बट इज अ सिग्निफिकेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन का क्या है, एक तो ये बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देता, वेस्टेज ऑफ एनर्जी को क्या करता है, रिड्यूस करता है। जितने भी इंटरमीडिएट्स बनते हैं वो अदर बायोकेमिकल्स बनाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। एवरी स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन कंट्रोल किससे होता है, बाय इट्स ओन एंजाइम। और जो एनर्जी रिलीज होती है स्लोली, ये आपका ATP बनाने में क्या करती है, रोल प्ले।
अब हम एक डिफरेंस कर रहे हैं किसके बीच में, फर्मेंटेशन और सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बीच में। फर्मेंटेशन आपको पता है कैसी होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है, यानी कि ये डिफरेंस सेम वही होते हैं जो किसके अंदर होते हैं, फर्मेंटेशन और सेल्यूलर रेस्पिरेशन में। फर्मेंटेशन एनारोबिक है और सेल्यूलर रेस्पिरेशन एरोबिक है। फर्मेंटेशन कहाँ होता है, साइटोप्लाज्मा में, और सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। फर्मेंटेशन में आपको पता है जो एटीपी की फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, कम होती है, और यहाँ जो ये प्रोड्यूसेस मेनली एटीपी कितने करता है, 2 एटीपी करता है। क्या होता है, 2 एटीपी आपके क्या होते हैं, इसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, किसके अंदर, फर्मेंटेशन के अंदर। कितना बताया आपको, 2 एटीपी, यहाँ मेंशन कर दें हम 2 एटीपी। सेल्यूलर रेस्पिरेशन के अंदर आपका क्या होता है, 36 होते हैं, यानी कि कितने टाइम्स, 80 टाइम्स, 36 या 38, इसमें 18 to 19 टाइम्स आपके क्या होते हैं, मोर क्या बनते हैं, एटीपी। अब देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका NADH। NADH जो इसमें डिग्रेड होता है आपका किसमें, फर्मेंटेशन में। NADH पार्शियल डिग्रेडेशन होता है इसमें, किसका, NADH ये ऑक्सीडाइज हो जाता है किसके अंदर, NADP पॉजिटिव में। और ये कैसे होता है, इसमें पार्शियल उसका क्या होता है, डिग्रेडेशन, और ये स्लोली उसमें क्या होगा, डिग्रेड होगा, ठीक है। और इसके अंदर जो होता है कंप्लीट डिग्रेडेशन होता है, यानी कि कंप्लीट डिग्रेडेशन का मतलब फास्टली NADH ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, N पॉजिटिव। इसमें पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है। ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन मोर एफिशिएंट और क्या होती है, वाइड सेपरेट होती है। क्या बताया, जो ऑक्सीडेशन बताया आपको किसमें, फर्मेंटेशन में, ये NCERT पॉइंट है। जो NADH से कन्वर्ट होता है NADP में, और ये कैसा होता है, स्लोली होता है। बट वहाँ पे सेल्यूलर रेस्पिरेशन में ये कैसा होता है, फास्टली, और क्या होती है, वेरी विग्रोसली होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन। देखो हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन भी क्या है, फर्मेंटेशन है, बट फिर भी यहाँ पे लॉट ऑफ क्या है, डिफरेंसेस है। एनारोबिक रेस्पिरेशन आपकी कैसी होती है, इंट्रासेल्यूलर रेस्पिरेशन होती है। आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसी होती है, इंट्रासेल्यूलर रेस्पिरेशन होती है। और जो फर्मेंटेशन होती है वो आपकी मोस्टली कौन सी होती है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर। एनारोबिक रेस्पिरेशन आपकी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। फर्मेंटेशन में एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इसकी एक्टिविटी को क्या करता है, स्टिमुलेट। जो सबस्ट्रेट और एंड प्रोडक्ट हैं वो बिलोंग टू किससे करते हैं, एनारोबिकली रिस्पायरिंग सेल्स। सबस्ट्रेट जो इसमें ऑब्टेन्ड होते हैं फर्मेंटेशन से, कहाँ से, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीडियम से। फर्मेंटेशन कैसे करवाते हैं, जैसे वाइन बना रहे हैं, तो उसमें बाहर से हम क्या दे रहे हैं, एक्सटर्नल मीडियम दे रहे हैं, जैसे फ्रूट जूसेस। और प्रोडक्ट्स इसमें कहाँ चले जाते हैं, पास आउट टू द आउटसाइड। फिर एंजाइम जो एक्सट्रैक्टेड होते हैं सेल से, जो एंजाइम्स मैंने आपको क्या बताया, एक्सट्रैक्टेड होते हैं सेल से, दे कैन नॉट पास टू दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। जो सबस्ट्रेट इससे ऑब्टेन्ड होते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीडियम से, ये प्रोडक्ट्स आपके कहाँ चले जाते हैं, बाहर। यानी एक आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन है और दूसरा क्या है, फर्मेंटेशन। क्या क्या डिफरेंस बताया मैंने इसमें, एक तो आपको बताया कि एनारोबिक रेस्पिरेशन इंट्रासेल्यूलर है, फर्मेंटेशन एक्स्ट्रा है। एक एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एटीपी फॉर्मेशन होती है और फर्मेंटेशन के अंदर एटीपी फॉर्मेशन नहीं होती। यहाँ पे आपकी क्या होती है, एटीपी फॉर्मेशन, एटीपी फॉर्म्ड, ठीक है। और ये किसकी है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ ऑक्सीजन की थोड़ी बहुत क्या रहती है, नीड रहती है। और इसमें हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी होते हैं। फर्मेंटेशन में नो एटीपी, इसमें हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स प्रेजेंट है। एक्सेप्टर्स कैसे रहते हैं, प्रेजेंट, प्लस का मतलब प्रेजेंट, और यहाँ आप क्या करोगे, एब्सेंट। और आपको क्या बताया कि जिसमें इसमें जितने भी आपके सबस्ट्रेट ऑब्टेन्ड होते हैं और एंड प्रोडक्ट्स वो एनारोबिकली रिस्पायर्ड सेल से होते हैं, और इसमें जो सबस्ट्रेट होता है वो मीडियम से आता है, जैसे वाइन बनी वो फ्रूट जूसेस से बनी। एंजाइम जो एक्सट्रैक्टेड होते हैं सेल से वो क्या करते हैं, रिस्पायर नहीं कर सकते इसमें वन फॉर्म से दूसरे में। इसमें सबस्ट्रेट जो ऑब्टेन्ड होते हैं फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीडियम और प्रोडक्ट्स ये आउटसाइड क्या हो जाते हैं, पास, ठीक है। अब हमारा आता है पॉइंट नेक्स्ट, क्या सिग्निफिकेंस ऑफ रेस्पिरेशन। अब हम सिग्निफिकेंस ऑफ रेस्पिरेशन कर रहे हैं। फर्स्ट, इट हेल्प इन प्रोड्यूसिंग द एनर्जी।
विच इज यूज इन वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ प्लांट एंड एनिमल। सेकेंड, ये क्या काम करता है, ये फॉर्मेशन करता है अदर नेसेसरी कंपाउंड्स के जो आपके क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं एज ए इम्पोर्टिंग या इम्पोर्टेंट सेल कंपोनेंट्स। ये इनसोल्यूबल फूड को सोल्यूबल फॉर्म ऑफ फूड में क्या करता है, कन्वर्ट। ये CO2 को क्या करता है, लिबरेट करता है। वो प्ले करते हैं ए पार्ट एक्टिवली इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ कार्बन साइकिल। क्या क्या बताया, एक तो एनर्जी सोर्स, सेकेंड आपको बताया कि ये फॉर्मेशन क्या करता है अदर कंपाउंड्स के जो सेल के कंपोनेंट्स बनाता है। इनसोल्यूबल फूड को सोल्यूबल फूड में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। एक CO2 भी बनाता है जो कार्बन बैलेंस को मेंटेन करने में क्या करता है, हेल्प। Now thanks for watching this video. If you like my video or my lecture, then subscribe and like and share my channel.